हेलो माय डियर बडीज़, कैसे हो आप सब? बढ़िया, होपफुली अच्छे होंगे आप। चलिए क्लासिकल थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करते हैं तीनों मार्केट्स के अंदर इक्विलिब्रियम को। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? संतुलन होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट कर दें, जहाँ इक्वल हो जाएं समग्र मांग और समग्र पूर्ति, तो वो पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। एंड इफ़ दे आर नॉट इक्वल इट मीन्स देर इज़ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। बट क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग हमने तीनों मार्केट्स के अंदर इक्विलिब्रियम की पोजीशन को कवर करना है। तो फर्स्ट मार्केट को हम कवर करते हैं, दैट इज़ द लेबर मार्केट। तो देखो, लेबर मार्केट के अंदर दो तीन बातों को समझना। लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ पर लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई एक दूसरे को कट कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, जहाँ इक्वल हो जाए। दूसरी बात इसमें हमने ये समझनी है कि जो लेबर की डिमांड है वो करेगा कौन? प्रोड्यूसर्स करते हैं। और लेबर की सप्लाई कौन कर रहा है? खुद वो लेबरर्स कर रहे हैं। लेबर प्रोड्यूसर कितनी डिमांड करेगा और आगे से लेबर अपनी सप्लाई कितनी देंगे, ये दोनों ही चीज़ें डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? रियल वेज रेट पर, जो सेकंड पॉइंट पर रेड मार्क किया हुआ है। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। रियल वेज रेट का मतलब कहीं ना कहीं जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं वास्तविक मजदूरी। होती क्या है रियल वेज रेट? हालांकि इसे हम असम्पशन में कवर कर चुके हैं। रियल वेज रेट का मतलब इस तरीके से समझना कि मानकर चलें एक लेबरर है, वो काम करता है और इसे 300 रुपीज़ पर डे मिल रहे हैं, तो ये उसके मनी वेजेस हो गए। इस 300 को लेकर वो मार्केट में जाता है और वीट का प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी, और उसे 15 kg वीट मिल जाएगा उस 300 से। तो ये इसकी जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, ये उसकी क्या होती है? वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी को, जब वेज रेट को, रियल वेज रेट को निकालने का फॉर्मूला होता है मनी वेजिस डिवाइडेड बाय में प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस लेवल के साथ जो कनेक्ट रहेगा वेजिस, दैट इज़ द रियल वेज रेट होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। चलिए हम डायग्राम को भी साथ के साथ कवर करते हैं और यहीं पर आपको चीज़ कवर हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा था अभी इस क्वेश्चन में, कि जो लेबर की डिमांड है वो करेगा कौन? प्रोड्यूसर करेगा। वो डिमांड कब कम करेगा, कब ज़्यादा करेगा? देखो, अगर तो मार्केट के अंदर वेजेस ज़्यादा होंगे, रियल वेज रेट ज़्यादा होंगे, जब वेजेस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो डिमांड कैसी करेगा? कम। इसीलिए इस डायग्राम में देखो, जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे। यानी कि वेज रेट ज़्यादा है तो वो डिमांड कम कर रहा है, और वेज रेट कम है तो वो डिमांड ज़्यादा कर रहा है। तो डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग है। सप्लाई कर्व जो एस एस से शो हुआ है वो पॉजिटिव है, यानी कि जितने वेजेस बढ़ेंगे तो हर कोई यही चाहेगा कि मैं अब काम करूं, और ज़्यादा काम करने के लिए वो तैयार रेडी रहेंगे, कहीं ना कहीं वर्कर्स जो लेबरर्स होंगे। इसलिए सप्लाई का कर्व कैसा है? पॉजिटिव है। जहाँ पर डिमांड के कर्व ने सप्लाई के कर्व को काट दिया, दैट इज़ द पॉइंट ई, वही हमारा कौन सा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए कि अगर वेजेस बढ़ जाते हैं, जर्नली इक्विलिब्रियम पर वेजेस कितने हैं? डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में पी नॉट। अगर वेजेस बढ़ जाते हैं, रियल वेजेस बढ़कर कितने हो गए? डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में पी वन, ऊपर चले गए। तो देखो, वेजेस बढ़ गए हैं तो लेबर की डिमांड ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? कम। और जबकि हम सप्लाई जो लेबर है वो कैसी करना चाहेगा? ज़्यादा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर कम रखेगा लेबर को, क्योंकि उसे ज़्यादा वेजेस देने पड़ते हैं। तो इसलिए डी से लेकर एस के बीच का जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा। अब जो लेबरर्स अनएम्प्लॉयड हैं, लेबरर्स हु आर अनएम्प्लॉयड विल बी विलिंग टू वर्क एट लो वेजेस, वो लो वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड वेज रेट विल कम डाउन, और वेज रेट वी डब्ल्यू पी वन से कम होकर कहाँ पर आ जाएगा? डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में पी नॉट तक। इस तरीके से दोबारा से इक्विलिब्रियम हो गया। मान लीजिए कि अगर वेज रेट कम हो जाता है, कम होकर नॉट से टू तक आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? सप्लाई कम, लेबर्स कम काम करने के लिए तैयार होंगे, जबकि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा लेबर्स कहीं ना कहीं काम करने के लिए चाहेंगे। तो इस तरीके से दोबारा से फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी सिचुएशन को देखा जाए कि अगर वेज रेट फॉल्स हो जाते हैं और सप्लाई लेबर्स की कैसी हो गई? कहीं ना कहीं कम, और वो डिमांड प्रोड्यूसर कैसी करना चाह रहे हैं? ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो डिमांड तभी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, उनके पास लेबर तभी आएंगे जब उन्हें धीरे धीरे उनके वेजेस को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। और हम दोबारा से डब्ल्यू पी टू सिचुएशन से नीचे से उठकर ऊपर डब्ल्यू पी नॉट तक इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, और इस तरीके से लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन सेट हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर एक अजम्पशन हमारी यूज़ हुई। वो अजम्पशन कौन सी थी? फ्लेक्सिबल वेजेस वाले, कि वेजेस को कितना ही कम और कितना ही ज़्यादा घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से वेजेस ने ऑटोमेटिक काम किया, जरूरत पड़ने पर वो बढ़ गए और जरूरत पड़ने पर कम हो गए, और इस ऑटोमेटिक वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को कवर करते हैं।
नेक्स्ट मार्केट की बात की जाए दैट इज़ दी मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को चूज़ करने के लिए, कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसे पहली मार्केट के अंदर हमने एक अजम्पशन का यूज़ किया, अजम्पशन कौन सी थी कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर मनी मार्केट के अंदर हम एक थ्योरी का यूज़ करेंगे, ये भी हम अजम्पशन में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर एक इक्वेशन आती है जिसमें लिखा हुआ है एम वी इज इक्वल टू पी टी, बस यही सब कुछ है, इस पर ही थोड़ा सा ध्यान देना। एम का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी। याद होगा इन्फ्लेशन के चैप्टर में हमने इस चीज़ को कवर किया था कि कंट्री के अंदर जब मनी की सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी है, मनी की सप्लाई। वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी यानी कि मनी जैसे 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, वो कितने लोगों के हाथों में जा रहे हैं, कितने टाइम्स वो डील कर रहे हैं, इसको हमने कांस्टेंट रखा है। इज इक्वल टू पी टी, पी का मतलब प्राइस लेवल, सभी को कवर होगा प्राइस का मतलब, और टी का मतलब ट्रेड ट्रांजैक्शंस, जो मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सेल के मकसद के लिए हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शन, इसको भी कांस्टेंट रखा गया। यानी कि एम वी इज इक्वल टू पी टी के अंदर हमने सिर्फ डील करना है एम और पी के साथ, बाकी दोनों चीज़ें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम बढ़ता है तो पी भी बढ़ेगा, अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ये तो एक वन साइडेड रिलेशन है, बस यही अभी। हालांकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक लंबा कंसेप्ट है, अभी के लिए इस पॉइंट पर हम इतना ही कवर करेंगे कि एम और पी के बीच रिलेशन कैसा होता है। डायरेक्ट रिलेशन है, अगर मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइसेस भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और इस मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को देखते हैं हम इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर देखो, इस डायग्राम के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लिया गया है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आप कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई रिमेन्स फिक्स्ड, कि एग्रीगेट सप्लाई को कैसा रखा गया, फिक्स रखा गया, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन शो की गई है। जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई ने एग्रीगेट डिमांड को कट कर दिया है, दैट इज़ द पॉइंट ए डी वन के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ए डी वन हमने कर्व लिया है, इसके ए पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को कट करेंगे, इक्वल रहेंगे, वहीं पर हमारे पास क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टिंग में ये सिचुएशन है और प्राइस कितना है, पी है। लेट सपोज कि प्राइजेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, जहाँ हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, लेट सपोज दैट ड्यू टू फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ मनी का कम होने का, कि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं और खर्चा कैसा कर रहे हैं, कम। खर्चा कम कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम। इस तरीके से अगर हम पहले दूसरे वाले पॉइंट को अगर कवर कर लें तो एग्रीगेट डिमांड कम होकर कहाँ पर आ जाएगी, ए डी वन से ए डी टू तक। तो इसका मतलब पहले फुल एम्प्लॉयमेंट ए से लेकर क्यू तक था, एग्रीगेट डिमांड ए डी वन से कम होकर ए डी टू जाने पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ वो ए से बी चला गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। ओ क्यू से ओ क्यू वन से लेकर क्यू तक का जो बीच का पार्ट है, इतना एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं और मार्केट के अंदर सप्लाई कैसी है, ज़्यादा है। इस तरीके से धीरे धीरे अगर डिमांड कम है तो मार्केट के अंदर स्टॉक लगता चला जाएगा, पाइल अप हो जाएगा, इन्वेंट्रीज भर जाएंगी। लोग इतनी डिमांड नहीं करे तो धीरे धीरे प्राइजेस खिसक जाएंगे और पी से कम होकर कहाँ जाएंगे, पी वन, और दोबारा से ए डी टू कट कर देगा एग्रीगेट सप्लाई को, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट के ऊपर। और इस तरीके से दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो ओ क्यू वन हो गई थी बी पॉइंट पर, ओ क्यू हो जाएगी। इसी के उल्टा हम अगर ये कहें कि अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर कम हुई थी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ए डी वन से वो बढ़कर कितनी हो गई, ए डी थ्री तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उतनी सप्लाई नहीं है, ऑटोमेटिक प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पी से बढ़कर कितने हो गए, पी टू। और यहाँ पर पी टू होते ही ए से ई तक हम किस तरह ऊपर पहुँच जाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर, और मनी मार्केट के अंदर इस तरीके से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमारी अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट मार्केट को हम कवर करते हैं, दैट इज़ दी गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट के अंदर हमने देखो हमने हर मार्केट के अंदर एक एक अजम्पशंस को लिया है, यूज़ करते जा रहे हैं। इसी तरीके से गुड्स मार्केट के अंदर जो हमारे पास अजम्पशन यूज़ हो रही है दैट इज़ दी सेज लॉ, जिसने ये कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है। यहाँ पर दूसरी बात ये की जाएगी कि सेविंग हमेशा इक्वल रहेंगी किसकी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की। तो देखो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट वे में बात फिर से किसकी हो रही है, डिमांड और सप्लाई की। डिमांड और सप्लाई की कैसे हो रही है कि यहाँ पर जो कैपिटल होगा या फिर इन्वेस्टमेंट होगी उसकी
डिमांड कर्व शो कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो एसएस होगा वो सप्लाई कर्व हो जाएगा हमारा कैपिटल और सेविंग का। तो इसके अंदर वो फिर से आपको बता रहा है कि जहाँ पर सप्लाई सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वहीं पर मार्केट इक्विलिब्रियम में रहती है। और अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिसइक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। वो इस तरीके से चेंज होगी कि दोबारा से इन्वेस्टमेंट और सप्लाई को कैसे करते हैं कि इक्वल। देखते हैं उसे एक बार, कंटिन्यूड है यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में उसने बताया हुआ है कि जो सप्लाई है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। समझो, जो बैंक में ब्याज मिलती है, अगर बैंक की ब्याज बढ़ जाए तो हम लोग सेविंग कैसी करेंगे, ज़्यादा, और अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम हो जाए तो सेविंग कैसी हो जाती है, कम। तो इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ब्याज की दर बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ा रहे हैं, अगर वो कम हो रही है तो सेविंग भी कम की जा रही है। जबकि ब्याज की दर का इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, ऑपोजिट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग कैसी करते हैं लोग, ज़्यादा, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है, कम। तो ये रिलेशन कैसा शो करता है, उल्टा रिलेशन शो करता है। यहाँ पर दिखाया भी गया है रेड मार्क के अंदर कि इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज, और इसी के ऑपोजिट ये कैसा रहेगा, लो रहेगा। इसको डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम है, ये एसएस कर्व है और ये आई कर्व है। एसएस कर्व जो हमारा वो सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल और सेविंग को शो करता है, और डी जो कर्व है हमारा वो कहीं ना कहीं जो आई कर्व है उसे बता रहा है। और ई पॉइंट पर हम किस में है, इक्विलिब्रियम पर है। लेट सपोज, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, आर से बढ़कर वो कितना हो गया, R1। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से बढ़कर R1 हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि लोग सेविंग्स कैसी कर रहे हैं, ज़्यादा, और इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है, कम। इसको हम इस पॉइंट पर शो करें, ये वाले पॉइंट पर, कि इन्वेस्ट यहाँ पर हमारे पास सेविंग्स ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कैसी है, कम है कहीं ना कहीं। और इस तरीके से जो ये गैप हो जाएगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में, इसकी जो फोर्सेस होंगी ये कहीं ना कहीं फोर्स करेंगी, मजबूर करेंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा से R1 से कम होकर R पे आने पे। और सिमिलरली अगर हम दूसरी सिचुएशन को लेकर चलें कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R से कम होकर R2 पर हो जाता है तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है सेविंग्स पे, तो यहाँ पर भी जो डिमांड और सप्लाई की बीच की जो फोर्सेस होंगी वो मजबूर करेंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट को R2 से बढ़कर R पे जाने पे, और दोबारा से इकोनॉमी कहीं ना कहीं ई पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ये साइड में सिंपल सी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ को कवर कर रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों मार्केट के अंदर ही विद अजम्पशंस हम कह सकते हैं कि मार्केट या इकोनॉमी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, यानी कि क्या रिजल्ट्स, क्या नतीजे निकलते हैं क्लासिकल थ्योरी को पढ़कर। तो हमने सिंपल समझा कि अगर इस थ्योरी की बात की जाए तो इसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को नॉर्मल बताया गया कि हमेशा बनी रहेगी। इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर पॉसिबल है। वेज रेट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये चीज़ें हालांकि हम असम्पशंस में कवर कर चुके हैं, यानी कि ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्हीं में से निकाल कर बताया हुआ है। वेज रेट कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, क्योंकि वेज रेट फ्लेक्सिबल होंगे तभी हमने फर्स्ट मार्केट को प्रूव किया था कि लेबर मार्केट के अंदर वेजेस बढ़ भी सकते हैं और कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जहाँ पर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट के अंदर इसे बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। लेजिस फेयर इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इसको थोड़ा और समझो, लास्ट में एक स्टूडेंट की क्वेरी भी आई थी कि लेजिस फेयर का मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे नहीं करती। देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर कैसे सकती है। लेजिस फेयर इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ पर गवर्नमेंट आकर कोई भी टांग ना अड़ाए, इंटरवेंशन ना करे। अब इंटरवेंशन कैसे क्या कर सकती है, सपोज मानते हैं अगर गवर्नमेंट का रोल होगा तो हो सकता है वो मिनिमम वेजेस फिक्स कर दे। वो कहे कि कितने से कम वेजेस आप नहीं दे सकते हो, तो उस केस में आकर क्या वेजेस को हम एक लेवल से नीचे कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये कह दिया कि गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट एक दूर कोने पर बैठकर बस निहारती रहेगी, देखती रहेगी, उसके हाथ कोई भी इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरीके से माना गया कि लेजिस फेयर इकोनॉमी है। लास्ट इम्प्लीकेशन में कह सकते हैं कि पीपल स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तभी अगर ऐसा पॉसिबल है तभी ये लॉ काम करेगा। सेज लॉ कह सकते हैं या दूसरे लॉ, क्योंकि सेविंग ही नहीं हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर सेविंग होती है तो फिर हम उतनी डिमांड नहीं कर पाते हैं और ये लॉ काम नहीं करता है। लास्ट टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, ये और यही इसकी रियलिटी भी है कहीं ना कहीं,
कि क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। हालांकि इसको बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया है, बट केन्स ने बहुत बढ़िया से इसके व्यूज़ देकर, एग्जांपल्स देकर, रिजल्ट देकर बताया है। जैसे रेफिटेशंस ऑफ सेज लॉज। रेफिटेशन का मतलब इनवैलिड करार दे देना, कि जो सेज का लॉ है वो गलत है, वो अनरियलिस्टिक असम्पशन है। कैसे? सेज लॉ ने कह दिया कि जितनी सप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिक अपनी डिमांड उतनी क्रिएट कर लेगी, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज वी नो दैट कि अगर पीपल के पास इनकम आती है, पीपल डू नॉट स्पेंड ऑल देयर इनकम, दे सेव अ पार्ट ऑफ इट। वो कुछ ना कुछ इसका पार्ट सेव भी करते हैं, तो उतनी डिमांड वो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब डिमांड अपनी सप्लाई, या सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज़ अ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही इक्विलिब्रियम होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट पर भी इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, बिकॉज इट मे एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट और द अदर ड्यू टू सेवरल कॉजेज, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, जिसके हम अगले वीडियो के अंदर बात भी करेंगे, कि इसको केन्स ने बताया, इफेक्टिव डिमांड, ओवर सेविंग की वजह से, ओवर प्रोडक्शन की वजह से। थर्ड पॉइंट इज इनवैलिडिटी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अगर हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो ये भी असम्पशन है हमारी कैसी है, कि अनरियलिस्टिक है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि केन्स ने ये बात यहाँ पर उसने समझानी चाहिए कि जो केन्स है, अलोंग विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी देयर कैन ऑल्सो भी चेंज इन वेलोसिटी। कि ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होने के साथ साथ सिर्फ प्राइजेस ही चेंज होते हैं, इसके साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है, जिसे हमने क्या मान लिया था, कॉन्स्टेंट मान लिया था। इसलिए उसने कहा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो यहाँ पर यूज़ की गई है वो इनवैलिडेट है। नेक्स्ट, रिजेक्शन ऑफ लेजिस फेयर पॉलिसी। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है कि रिजेक्शन ऑफ लेजिस फेयर पॉलिसी को उसने मतलब ये बताया कि गवर्नमेंट के बिना आप काम नहीं कर सकते हो। जिसका एग्जांपल उसने कहा था कि 1930 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, वहाँ पर हमने देख लिया था कि जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है वो नहीं हो सकती है, जो कि नेक्स्ट क्रिटिसिज्म भी है कि सेल्फ एडजस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि केन्स कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम इतना लाइबल नहीं होता कि वो सेल्फ एडजस्टमेंट इतना सारा कर सके, एक्सटर्नल फोर्सेस यूज़ करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूर होता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द रियल वेजेस। हमने फर्स्ट मार्केट के अंदर बात करी थी, लेबर मार्केट के अंदर, कि अगर रियल वेजेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लेबर सप्लाई ज़्यादा करता है, ज़्यादा काम करने के लिए रेडी रहता है। और अगर रियल वेजेस कम होते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर भी कैसी होती है, कम। वो कहता है ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे मजबूर होते हैं जिन पर कर्ज होते हैं, जिन्होंने चुकाने होते हैं, वो लोअर वेजेस पर भी काम करने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। जहाँ फिर काम नहीं मिल रहा होता है तो भी वो लो वेजेस एक्सेप्ट करते हैं। वो वेट नहीं करते हैं कि अगर रियल वेजेस बढ़ेंगे तो ही हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, इवन वो लो वेजेस पर भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये अजम्पशन भी हमारी गलत थी और इसी को क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट और लास्ट वन है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। हम इसने कहा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल रहते हैं और वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा आपकी इनकम पर भी डिपेंड करती है। अगर इनकम भी ज़्यादा होगी तो ही आप सेविंग कहीं ना कहीं ज़्यादा करने की सोचते हो, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखकर ही आप सेविंग ज़्यादा नहीं करते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करती है, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर भी डिपेंड करती है। हम ऑलरेडी एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर हमने देखा भी था कि इन्वेस्टमेंट अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फर्दर प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस पर कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लासिकल थ्योरी। थैंक यू एवरीवन।